हेलो दोस्तों, मैं शिवा सर आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का अपने YouTube चैनल कुछ क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग एनटीपीसी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों का एक सेट लेकर आए हुए हैं जो कि डेली एक बेसिस पे कराया जाता है। ठीक है, तो चलिए जो रेलवे के आगामी एग्जाम है उसको हम लोग टारगेट करते हुए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को लेकर आए हुए हैं साइंस के लिए। ठीक है, अभी सभी विषयों के लिए हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों का सेट लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल में हम लोग एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर सेट जो कर रहे हैं साइंस का, इसमें हम लोग आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो आइए चलिए समय को न खराब करते हुए हम लोग देखते हैं पहले क्वेश्चन के। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का क्या है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, तो पहला क्वेश्चन दिया है विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या है। तो विद्युत आवेश की एसआई इकाई होती है कूलम। क्या होती है? कूलम। कूलम, ठीक है, कूलम। ठीक है, विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या है? कूलम। तो थोड़ा सा आवेश आया है, आवेश करें, एसआई इकाई आया है, एसआई मात्रक आया है, तो एसआई इकाई से जो भी रिलेटेड प्रश्न बन सकता है, थोड़ा दो चार प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे जल्दी जल्दी फटाफट देख लेते हैं। क्या है पहला कि विद्युत 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 आवेश, विद्युत आवेश, विद्युत आवेश, विद्युत आवेश का जो मात्रक है वो क्या है? कूलम। क्या है? कूलम। कूलम, ठीक है। अब यहाँ पे आता है विद्युत विद्युत धारिता। विद्युत धारिता, विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है? फैराड है, फैराड है। ठीक है, अब आता है विद्युत विद्युत धारा। विद्युत धारा का जो मात्रक है वो क्या है? वोल्ट। ठीक है, वोल्ट। उसके बाद से विद्युत विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा। तो इसको हम लोग थोड़ा ध्यान देंगे। क्या ध्यान देंगे? इसको क्या नापते हैं? ऊर्जा, मतलब जूल में। ठीक है, या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। किसमें? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। या इसका मात्रक कह सकते हैं क्या? ईवी। ठीक है, इसको इस तरह से डिनोट, जूल को जूल। ठीक है, अब यहाँ पे किलोवाट घंटा। क्या होगा? किलोवाट, किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा होगा इसका मात्रक। अब थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं, विद्युत आवेश हो गया, विद्युत धारिता हो गया, विद्युत धारा हो गया, विद्युत ऊर्जा हो गया। ठीक है, अब उसके बाद से हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं विद्युत क्षेत्र तीव्रता। क्या होता है? विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र तीव्रता, तीव्रता, विद्युत क्षेत्र तीव्रता का जो मात्रक होगा वो क्या होगा? न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम, कूलम। ठीक है, न्यूटन प्रति कूलम इसका क्या हो जाएगा? मात्रक हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा देखते हैं प्रतिरोध का, और भी थोड़ा देख लेते हैं प्रतिरोध। प्रतिरोध का जो मात्रक है वो क्या होगा? ओम। प्रतिरोध का जो मात्रक होगा ओम। और प्राध्वनिक का, पराध्वनिक, प्राध्वनिक का जो मात्रक होगा वो क्या होगा? मैक। ठीक है, मैक। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इस प्रश्न में कुछ एसआई इकाइयों को जाने चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हम लोग का क्या है देखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, आपके सामने है। ठीक है, क्या है ये देखिए, कह रहा है वाहनों की हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है? वाहनों की, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है वाहनों के हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है? तो ये होता है अवतल दर्पण। क्या होता है? अवतल दर्पण, अवतल, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण होता है। तो अवतल दर्पण को हम लोग इंग्लिश में कॉनकेव कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉनकेव मिरर कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉनकेव मिरर कहते हैं। ठीक है, इसको अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है, अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग अवतल दर्पण के उपयोग को भी देखेंगे। ठीक है, तो अवतल दर्पण का उपयोग, उपयोग क्या होता है? देखिए, अवतल दर्पण का जो पहला उपयोग है उसको हम लोग परावर्तक दूरबीन में प्रयोग करते हैं। परावर्तक दूरबीन में, ठीक है, दूरबीन, परावर्तक दूरबीन में इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा क्या होता है? गाड़ी के हेडलाइट में। ठीक है, किसमें? गाड़ी के हेडलाइट में इसका प्रयोग किया जाता है। गाड़ी के हेडलाइट में, गाड़ी के हेडलाइट में, गाड़ी के हेडलाइट में। ठीक है,
बात समझ में आया। तीसरा जो होगा सोलर कुकर में, किसमें, सोलर, ठीक है, कुकर में, कुकर, सोलर कुकर में, ठीक है, इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद से सर्च लाइट में, सर्च लाइट में, सर्च लाइट में, सर्च लाइट में इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद से थोड़ा सा देखते हैं, जो आंख नाक कान के जो डॉक्टर होते हैं वो क्या करते हैं, हाँ ठीक है, आंख, ठीक है, आंख नाक, आंख नाक और आंख नाक और कान के डॉक्टर, कान के डॉक्टर, डॉक्टर द्वारा ये क्या होता है, इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कुछ महत्वपूर्ण क्या देखे, अवतल दर्पण के उपयोग को देखे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए बेहतरीन है ये भी, ठीक है, ये देखते हैं। ठीक है, ये देखिए क्या पूछ रहा है, ये कल के सेट में भी पेपर, मतलब कल के सेट में भी ये प्रश्न दिया हुआ था इसका, लेकिन पहला समीकरण पूछा था, अब यहाँ पे इसका दूसरा समीकरण। तो थोड़ा सा गति का जो समीकरण है उसके बारे में जान लेते हैं कि गति का जो समीकरण है यह गैलीलियो के द्वारा दिया गया था। गैलीलियो के द्वारा ये दिया गया था। ठीक है, यह गति के समीकरण गैलीलियो के द्वारा दिया गया था। अब इस प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं कि क्या है, गति के दूसरे समीकरण द्वारा किसके बीच संबंध को दर्शाता है। तो देखिए ये विस्थापन व समय के बारे में, विस्थापन और समय के बारे में ये संबंध को बताता है, या इसको कह सकते हैं स्थिति और, ठीक है, स्थिति और समय के बीच में ये क्या करता है, समय ये क्या करता है, संबंध को दर्शाता है। ठीक है, अब थोड़ा सा गैलीलियो ने गति के समीकरण को दिया था, तो तीनों समीकरणों को हम लोग एक पास देख लेते हैं थोड़ा जल्दी। ठीक है, क्या है, रिवीजन आपका होता रहेगा। इसके लिए मैं इस प्रश्न से रिलेटेड जो भी आपके दिमाग में आता है थोड़ा सा उसको आप क्या करिए, एक बार रिवाइज करते चलिए। ठीक है, जिससे कि क्या होगा, क्वेश्चन जल्दी होगा और छूटने का चांस कम होगा और गलत तो एकदम होने का चांस ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए जरूरी है कि जब भी उससे रिलेटेड प्रश्न आता है, ठीक है, तो उसके रिलेटेड जो भी प्रश्न बनते हैं उस प्रश्नों को आप क्या कीजिए, देखते हुए चलिए। ठीक है, करते हुए चलेंगे तभी आपका सिलेक्शन परफेक्ट होगा। तो सिलेक्शन के लिए क्या करना है कि आपको क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकता है उसको एक नजर देखते हुए चलना है। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं, इस प्रश्न का क्या होगा। तो गति का जो पहला समीकरण है वो क्या है कि गति का फर्स्ट समीकरण, ठीक है, फर्स्ट समीकरण, ठीक है, प्रथम समीकरण जो होता है, ठीक है, प्रथम समीकरण वो क्या है, तो ये होता है v = u + at। क्या होता है, u + at। जो गति का दूसरा समीकरण होता है, सेकंड समीकरण, ठीक है, गति का सेकंड समीकरण, ठीक है, गति का जो सेकंड समीकरण होता है वो क्या होता है, s = ठीक है ut + ½ at²। क्या होता है, ½ at²। जो गति का तीसरा समीकरण होता है, ठीक है, थर्ड समीकरण, तो वो क्या होता है देख लेते हैं। यहाँ पे क्या होता है, v² = u² + 2as होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, v अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग, ये एक्सेलरेशन होता है, t समय होता है, सभी में यही होता है। ठीक है, तो थोड़ा इसके संबंधों को भी हम लोग समझ लेते हैं कि जो पहला समीकरण होता है गति का, वह वेग, ठीक है, वेग और समय के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है, समय के बारे में। जो हमारा गति का दूसरा समीकरण होता है वह विस्थापन वह समय के बारे में बताता है, समय के बारे में बताता है। लेकिन जो गति का तीसरा समीकरण होता है वह वेग, ठीक है, वेग वह विस्थापन के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है, विस्थापन के बारे में बताता है, विस्थापन, ठीक है, इसके बारे में ये बताता है। तो गति के समीकरण से जो भी प्रश्न बन सकता था, एग्जाम में आया हुआ था, इसको हम लोग टच करते हुए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, और देखते हैं यहाँ पे चौथा प्रश्न देखिए क्या है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक धातु और अधातु दोनों के रूप में कार्य नहीं करता है। तो देखते हैं ये प्रश्न, ये लाइन जो है ये बहुत बेहतरीन लाइन है, इससे थोड़ा सा हम डिफिनेशन को भी समझेंगे, देखेंगे कि क्या कह रहा है। तो इसमें देखते हैं सबसे पहली बात कि निम्न में से कौन सा एक धातु और अधातु दोनों के रूप में कार्य करता है। तो देखिए यहाँ पे इस प्रश्न को हम लोग पढ़ने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा करेंगे। क्या चर्चा करेंगे कि देखिए ऐसे तत्व जो धातु अधातु दोनों के गुण क्या रखते हो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, उपधातु कहते हैं, मेटलॉइड्स कहते हैं। मेटलॉइड्स क्या होता है, जिसके अंदर धातु अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, वो क्या कहलाता है,
उपधातु, जिनको हम बॉर्डर लाइन तत्व भी कहते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे इसके बारे में हम लोग लिखेंगे। सबसे पहले तो इस प्रश्न का उत्तर जो दिया हुआ था ऑप्शन में वो क्या था, बिस्मथ। क्या था, बिस्मथ। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर बिस्मथ था। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे किसको, उपधातु को। उपधातु, उपधातु जो होता है, उपधातु को बॉर्डर लाइन तत्व भी कहा जाता है। 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 ठीक है, तो बॉर्डर लाइन तत्व जो होते हैं वो कितने होते हैं, 7 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, 7 होते हैं। अब उन 7 का हम लोग नाम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, देखेंगे। सबसे पहला बोरान। क्या है, बोरान। ठीक है, बोरान। उसके बाद से क्या लिखेंगे, सिलिकॉन। क्या लिखेंगे, सिलिकॉन। ठीक है, सिलिकॉन। ठीक है, सिलिकॉन। उसके बाद से जर्मेनियम। जर्मेनियम। उसके बाद से क्या लिखेंगे, आर्सेनिक। ठीक है, उसके बाद से हम लोग क्या लिखेंगे, आर्सेनिक के बाद एंटीमनी। उसके बाद क्या लिखेंगे, टेलेरियम। ठीक है, उसके बाद से पोलेनियम। ठीक है, ये 7 हमारे पास क्या है, उपधातु हैं, जिसमें इसका प्रतीक क्या होता है, बी। इसका प्रतीक क्या होता है, SI। ठीक है, इसका प्रतीक क्या होता है, GE। इसका प्रतीक क्या होता है, AS। ठीक है, एस मतलब आर्सेनिक, एंटीमनी मतलब एस भी इसका प्रतीक होता है, टेलेरियम मतलब TE, अपोलोनियम मतलब PU। ठीक है, इसका थोड़ा सा हम लोग क्या देखेंगे, परमाणु क्रमांक क्या होता है। ठीक है, परमाणु क्रमांक इसका जो होता है 5 होता है। ठीक है, इसका क्या होता है, 5 होता है। ठीक है, इसका क्या होता है, 14 होता है। इसका क्या होता है, 31 होता है। इसका क्या होता है, 32 होता है। इसका क्या होता है, 51 होता है। इसका टेलेरियम का क्या होता है, 52 होता है। लेकिन पोलोनियम का जो होता है 84 होता है। तो ये सभी, इन सभी तत्वों के क्या थे, परमाणु क्रमांक थे। ठीक है, अब थोड़ा सा इसके यूजों के बारे में पढ़ लेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी है। बोरान जो होता है, ठीक है, बोरान के जो यौगिक होते हैं एक खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में कार्य करते हैं। ठीक है, खाद्य पदार्थ के पदार्थों के परिरक्षण में ये कार्य करते हैं। कौन, बोरान के जो यौगिक होते हैं, बोरान के जो कंपाउंड होते हैं, ये क्या करते हैं, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में, खाद्य पदार्थों के क्या परिरक्षण में ये कार्य करते हैं। थोड़ा सा सिलिकॉन और जर्मेनियम को देखते हैं। तो सिलिकॉन जो जर्मेनियम है, ये अर्ध चालक की तरह काम करते हैं। अर्धचालक। ठीक है, मतलब सिलिकॉन क्या होता है, अर्ध चालक की तरह कार्य करते हैं। लेकिन जो जर्मेनियम होता है, इससे हम कुछ पदार्थों को बनाते हैं, जैसे सोलर कुछ मतलब पदार्थ। जर्मेनियम से क्या होता है, हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। हाँ, ट्रांजिस्टर और सोलर सेल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ट्रांजिस्टर और क्या बनाते हैं, सोलर सेल बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा था उपधातु से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न, जो कि एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, और जो ऑप्शन में नहीं दिया था वो बिस्मथ था। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न के तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं कि क्या है। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग के पास है, कूलम्ब का नियम है, नहीं ये है, क्या है, हाँ, अगला प्रश्न क्या है, कूलम्ब का नियम। तो देखिए कि कूलम्ब का जो नियम होता है, कूलम्ब का नियम, ठीक है, इसको सही कर लीजिए। कूलम्ब का नियम क्या होता है, इसमें बल के, ठीक है, बल के प्रोपोर्शनल Q1 और Q2 होता है। क्या होता है, Q1 Q2 होता है। जो बल होता है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल R² होता है। ठीक है, जब इन दोनों को हम कंबाइन करते हैं तो ये हो जाता है Q1 Q2, ठीक है, अपन R²। ठीक है, अब यहाँ पे जब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है तो ये क्या आता है, नियतांक आ जाता है, जो कि क्या होता है, K होता है। तो K = Q1 Q2, ठीक है, बटा R²। ठीक है, अब देखिए थोड़ा इसको समझिए कि जो बल होता है वो दो आवेशों के बीच में क्या होता है, दो आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। लेकिन जो बल होता है वह इन दोनों आवेशों के बीच के दूरी के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। एक बात ध्यान दीजिएगा, ये क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती।
व्युत क्रमानुपाती होता है, ठीक है, पाती होता है। ये क्या होता है, समानुपाती होता है, समानुपाती पाती या अनुक्रमानुपाती होता है। इन दोनों को कंबाइन करने से हमको ये प्राप्त होगा, ये हमारा कूलम्ब लॉ है, ठीक है। तो कूलम्ब नियम क्या कहता है, बस समझ में आया कि आवेशों के समानुपाती या दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, इन दोनों कंबाइन किए तो हमारे पास ये फार्मूला निकल के आ गया कूलम्ब का नियम, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। ये देखिए क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है। कह रहा है कि मनुष्य में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, तो मनुष्य में अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यकृति, ठीक है, यकृति जो है क्या है, वो अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, यकृति अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, ठीक है। अब कह रहा है कि अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि क्या है, ठीक है। अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होगा, ठीक है, अंतःस्रावी अंतःस्रावी ग्रंथियां कुछ हम लोग देख लेते हैं, जिसमें क्या है, सबसे पहले क्या है, थायराइड ग्रंथि। कौन, थायराइड, ठीक है, थायराइड, ठीक है ना। थोड़ा इसको सही से लिखिए, ठीक है, क्या है देखते हैं। थायराइड, हाँ, ठीक है, हाँ, थोड़ा इसको सही कर लीजिए, ये थोड़ा सा बार बार पता नहीं क्यों गलती हो जा रहा है, ठीक है, इसको सही से लिखिए, ठीक है। हाँ देखिए ये थायराइड है, क्या है, थायराइड है, थायराइड, ठीक है। उसके बाद से क्या है, दूसरा क्या है, पैराथायराइड, क्या है, पैराथायराइड, ठीक है, पैराथायराइड। तीसरा क्या है, थाइमस, क्या है, थाइमस। चौथा क्या है, अधिवृक्क, अर्थात, ठीक है, अर्थात ये अर्थात है, अर्थात एड्रीनल ग्रंथि, एक होता है यहाँ पे पीनियल बॉडी, क्या होता है, पीनियल बॉडी, ठीक है, पीनियल बॉडी। ये क्या है, हमारे अंतःस्रावी सभी के सभी क्या है, ग्रंथि हैं। इनको हम लोग थोड़ा सा, एक और होता है पीयूष ग्रंथि, क्या होता है, पीयूष ग्रंथि। एक्चुअल में देखिए ये अंतःस्रावी ग्रंथियों को थोड़ा सा आप लोग दिमाग में रखिएगा, इससे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। जैसे ये पूछ लिया, अभी ये क्या होता है कि मनुष्य में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, तो यकृति। अभी अंतःस्रावी ग्रंथि आपको इतना सारा पता है, तो इसमें से कोई भी होगा तो क्या होगा, उसको आप निगलेक्ट करते चलेंगे और अगला प्रश्न फाइंड आउट कर लेंगे जो आंसर होगा, ठीक है। तो जब पता रहेगा अंतःस्रावी ग्रंथि तभी तो पता कर पाएंगे, और जब पता ही नहीं रहेगा, दो ही पता रहेगा, तो कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा सा इन सभी को क्या कीजिएगा, एक बार एक नजर से सरसरी निगाहों से देख लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। अगला और अंतिम प्रश्न देखिए हम लोग का यही है, ठीक है। क्या कह रहा है कि अस्थायी ऊतक के निर्माणों के लिए एक स्थान संरचना आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है विभेदन। क्या कहा जाता है, विभेदन कहा जाता है, ठीक है। तो ये प्रश्न का उत्तर क्या हुआ, ये मिला हमें। अब थोड़ा सा क्या चर्चा करेंगे यहाँ पे कि कुछ ऊतक होते हैं, ठीक है, तो जिसमें मुख्यतः 4 प्रकार के ऊतक, जैसे उपकला, संयोजी, ठीक, उपकला, संयोजी, उसके बाद से क्या होता है पेशी और तंत्रिका। ये चारों क्या हैं कि हमारे ऊतक हैं, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, थैंक यू।